गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने जो है विज्ञान के अंदर शिक्षण विषय जो है जीव विज्ञान, उसका अध्ययन कर रहे थे। पीछे वाली वीडियो के अंदर अपने जीव विज्ञान शिक्षण विषय का अध्ययन किया है। तो अपने नया टॉपिक शुरू करने से पहले एक तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो अपलोड की जाती है कॉलेज के यूट्यूब चैनल में उसको आप अवश्य देखें। और अगर कोई समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कोई मैटर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और कॉलेज का जो चैनल है जिस पे वीडियो अपलोड की जा रही है उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सभी बच्चे कॉलेज के चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपने विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान शिक्षण विषय अपना चल रहा है, उसकी वीडियो अपने पहले अपलोड की है कुछ। तो कल अपने जीव विज्ञान के अंदर जो टॉपिक किया था समुदाय या स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, उनके बारे में अपने किया था। तो ये अपना टॉपिक चल रहा है अभी। कल भी यही था कि समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन, कल इसकी परिभाषा और इनका उपयोग जो है किस प्रकार से करते हैं उनके बारे में आपको मैंने बता दिया था। तो परिभाषा में आपको दोबारा बता देता हूँ फिर भी। समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन का मतलब ये है कि शिक्षक जो है कक्षा में जब बच्चों को अध्ययन करवाता है तो वो कुछ साधनों का उपयोग करता है, कुछ कह सकते हैं वस्तुओं का उपयोग करता है या कुछ उपकरणों का उपयोग करता है जिनकी सहायता से बच्चों को आसानी से अध्ययन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षक जिस भी सामग्री का उपयोग बच्चों को अध्ययन करवाने में सहयोग के लिए करता है वो शैक्षिक सहायक संसाधन होते हैं। और शिक्षक सहायक संसाधन, शैक्षिक सहायक संसाधन या शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो अपने पढ़ ली थी पहले। अब उसमें से कुछ साधन ऐसे होते हैं जो बच्चों के समुदाय मतलब आसपास के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो ऐसे साधन या ऐसी सामग्री जिसका उपयोग बच्चों को कक्षा के अंदर न करवा के कक्षा के बाहर शिक्षण में उपयोग में करवाया जाता है या लाया जाता है। तो मतलब कुछ साधन ऐसे हैं जिनको कक्षा में ला करके बच्चों को नए दिखा करके बच्चों को कक्षा के बाहर ले जा करके उनको वो साधनों का उपयोग या उन साधनों के बारे में अवगत कराया जाता है और बच्चे उनका उपयोग करके अपने शिक्षण कार्य में सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले अपने वो 3 प्रकार के पढ़ लिए थे जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है बच्चों को शिक्षण करवाते समय। शिक्षक सहायक सामग्री थी, शिक्षण सहायक सामग्री, तो वो 3 दृश्य साधन थे, श्रव्य थे और श्रव्य दृश्य साधन थे, तीनों अपने कर लिए थे। अब ये उसके अलावा था समुदाय में, मतलब बच्चों को विद्यालय या कक्षा के अंदर शिक्षण करवाने के अलावा जब कक्षा के बाहर या विद्यालय के बाहर उनको ले जा करके शिक्षण से संबंधित उनको कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है या कोई चित्र है या कोई घटना है या कोई सामाजिक ढांचा है उसके बारे में बताया जाना है, तो वो समुदाय में कुछ शैक्षिक संसाधन कहलाएंगे। फिर तो कहने का मतलब अपने जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास, जिस समुदाय में अपने निवास करते हैं उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी साधन है और जिनका उपयोग बच्चे अपने शिक्षण कार्य में सहायता के लिए कर सकते हैं वो समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन होंगे। अब अपने आज पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो समुदाय में उपलब्ध होते हैं, बच्चे इनका उपयोग अपने शिक्षण में कर सकते हैं या शिक्षक इनका उपयोग बच्चों को शिक्षण करवाते समय कर सकता है। तो इनमें ये प्रमुख है, अपने एक एक करके पढ़ते हैं। तो समुदाय में उपलब्ध शैक्षिक संसाधन जो आसपास वातावरण में हो सकते हैं, पहला होता है अपने ऐतिहासिक स्थान। ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं इसको अपने। तो ऐतिहासिक स्थान जो होते हैं ये समुदाय के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ पे समुदाय विशेष रह रहे हैं, जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनके आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक स्थान हो सकते हैं जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। उनको
बच्चों को अगर दिखाया जाए, बच्चों को वाला जा करके, तो उनके ज्ञान में जो वृद्धि होगी वो स्थायी रूप से होगी, उनकी स्मृति में वो ज्ञान लंबे समय तक रहेगा। अब ऐतिहासिक स्थान, जैसे उदाहरण में बता दूं कि अपने ताजमहल बना हुआ है जैसे आगरा के अंदर। अब जो आगरा के अंदर बच्चे, उसके आसपास के अंदर जो समुदाय है, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको वो ऐतिहासिक स्थान दिखाया जा सकता है शैक्षिक संसाधन के रूप में। ठीक है, तो जैसे गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, तो वो भी एक ऐतिहासिक स्थान है। तो ये उदाहरण बताया मैंने, तो मतलब जो समुदाय जहाँ पे रह रहा है उसके आसपास हर जगह कोई ना कोई ऐतिहासिक स्थान मिल जाता है। कोई गुरुद्वारा भी हो सकता है, कोई मंदिर भी हो सकता है, कोई धार्मिक संस्था हो सकती है ना, कोई सामाजिक संस्था भी हो सकती है। तो वो जो है ऐतिहासिक स्थान स्थानीय भी हो सकते हैं या स्थानीय में होकर के दूर के क्षेत्रों के भी हो सकते हैं। तो इनका अगर बच्चे को अपने भ्रमण करवाया जाए तो वो शैक्षिक संसाधन हो सकते हैं, मतलब बच्चों के अध्ययन में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो पहला है ऐतिहासिक स्थान जो है समुदाय में मतलब शैक्षिक संसाधन के रूप में ऐतिहासिक स्थानों का उपयोग शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षण में कर सकता है दिखा करके। दूसरा इसके बाद अपने पास आ जाता है प्रशासकीय संस्थाएं। प्रशासकीय संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कार्य करती हैं, प्रशासन के जो फैसले लेती हैं। जैसे अपने इसके उदाहरण अगर कहें तो ग्राम पंचायत होती है जैसे, ठीक है, फिर शहरों के अंदर नगर पालिका होती है। इसके अलावा जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला लेवल पे जिला परिषद होती है, ठीक है, जिला परिषद, जिला न्यायालय, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सारी प्रशासकीय संस्थाएं होती हैं जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं। तो अपने समुदाय वाले पढ़ने, इसलिए अपने स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाएंगे, मतलब जो स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही होती हैं। अगर इन संस्थाओं के बारे में बच्चों को वहाँ ले जाकर के भ्रमण करवाया जाएगा तो उनके जो कार्य करने की रीति है या कार्य करने का तरीका है, उनका जो ढांचा है ना, वहाँ पे किस प्रकार से कार्य किया जाता है और क्या क्या रूल रेगुलेशन चलते हैं, ठीक है, तो वो सारे अगर बच्चे खुद देखेंगे वहाँ जा करके तो उनके अंदर ज्ञान में वृद्धि स्थायी रूप से होगी। क्योंकि प्रशासकीय संस्थाओं के बारे में जो बच्चों को किताबों के अंदर पढ़ाया जाता है तो उनको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ सकती बात। अगर इन संस्थाओं के अंदर बच्चों को भ्रमण करा के ले जाकर उनको दिखाया जाएगा, ठीक है, तो उनकी कार्य प्रणाली और उनका जो ढांचा है उसके बारे में बच्चों को अच्छे से समझ में आ सकता है। तो दूसरा साधन है जो समुदाय में उपलब्ध हो सकता है शिक्षा से संबंधित शैक्षिक, वो है प्रशासकीय संस्थाएं, ठीक है। इसके बाद अपने पास आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन है, इनको भी अपने स्थानीय शैक्षिक संसाधन के रूप में उपयोग में ले सकते हैं बच्चों को अध्ययन करवाने के दौरान, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण अगर आपने बात करें तो जैसे कोई नदी है, तालाब है, झील है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है, ठीक है, घास के मैदान है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा जैसे खानें होती है, कुछ सोने की खान है, कोयले की खान है, लोहा निकलता है तो धातुएं निकलती है जमीन से, वो भी प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल निकलता है जमीन से, तो जैसे कुएं लगे हुए डीजल पेट्रोल के, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र के अंदर अपने राजस्थान में भी, तो वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब वो संसाधन जो प्रकृति ने हमारे को दिए, वो प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे भी प्राकृतिक संसाधन ही है, वायु, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अगर बच्चों को भ्रमण करवाया जाएगा, मान लो किसी पेड़ पौधे के बारे में बच्चे को कक्षा में अध्ययन करवाया गया है, पेड़ की जो संरचना है उसके बारे में, अब उसी पेड़ को अगर बाहर ले जाकर के बच्चे को भ्रमण करा के उस पेड़ के बारे में अच्छे से दिखाया जाएगा तो बच्चे के अंदर उसके प्रति जो है रुचि भी बढ़ेगी और उसका ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा। इसके अलावा जैसे किसी नदी के बारे में बच्चे को बुक के अंदर कक्षा में पढ़ाया गया और उस नदी का अगर भ्रमण करवाया जाए, बच्चे को ले जाकर के दिखाया जाए तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो कहने का मतलब समुदाय के आसपास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनका बच्चों को भ्रमण करवा के उनका आसानी से अध्ययन करवाया जा सकता है और शिक्षक अपने शिक्षण में इनकी सहायता ले सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के बाद अपने पास है स्थानीय भौगोलिक वातावरण। स्थानीय भौगोलिक वातावरण का मतलब है कि जो समुदाय जिस स्थान विशेष में रह रहे हैं और जहाँ पे वो जो विद्यालय है जहाँ पे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं
उसके आसपास का भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक स्थिति उसकी कैसी है। ठीक है, तो वो भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक स्थिति जो है, स्थानीय भौगोलिक वातावरण मतलब उसके आसपास की जहाँ पे विद्यालय है, जहाँ पे समुदाय रह रहे हैं, जिसकी अपनी बात कर रहे हैं, जिसने शैक्षिक संसाधन का उपयोग करना है, तो उसको स्थानीय या आसपास के वातावरण का जो भौगोलिक है, मतलब वहाँ पे पहाड़ है या रेतीला इलाका है या समतल है, ठीक है, नदियाँ पहाड़ कैसे हैं, उनके बारे में भी उसको अध्ययन करवाना चाहिए। मतलब स्थानीय भौगोलिक वातावरण का अगर बच्चे को ज्ञान होगा तो उसको जो है उस आगे ज्ञान में बढ़ोतरी करने में या वृद्धि करने में समस्या नहीं आएगी और अपने विषय को समझने में उसको आसानी रहेगी। तो ये भी एक स्थानीय भौगोलिक वातावरण भी शैक्षिक संसाधन हो सकता है किसी समुदाय का, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक वातावरण अलग अलग प्रकार का, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इसका अध्ययन बच्चों को करवाया जा सकता है। इसके बाद मेरे पास अगला जाता है सार्वजनिक सेवा संस्थाएं। सार्वजनिक सेवा संस्थाएं जो होती हैं, ये भी समुदाय के अंदर शैक्षिक संसाधन के रूप में इनका उपयोग शिक्षक जो है कर सकता है। मतलब बच्चे को सार्वजनिक सेवा संस्थाएं जो होती हैं, इनको दिखा करके बच्चों को वहां ले जा करके शिक्षण के अंदर सहायता प्राप्त की जा सकती है। अब सार्वजनिक सेवा संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जो अपने को सेवा प्रदान करती हैं और गवर्नमेंट मतलब सरकारी तंत्र के अधीन कार्य करती है, मतलब सरकारी सेवा है, सरकारी प्रदाता है। इसके अंदर जैसे हमने बात करी कि डाकघर होता है, बैंक होते हैं, ये सरकारी या सार्वजनिक सेवा संस्थाएं होती हैं। डाकघर हो गया, बैंक हो गया, फिर अपने पास जैसे रेलवे स्टेशन है या रेलगाड़ी है, बस स्टैंड है, ठीक है, ये सारे सार्वजनिक सेवा संस्थाएं हैं जो सरकार के उपक्रम है और हमारे को सेवा प्रदान करते हैं। अब इनके बारे में अगर अपने बच्चों को वहाँ ले जाकर के इन संस्थाओं को दिखाया जाएगा, सरकारी जो तंत्र है वो दिखाए जाएंगे, जैसे रेलवे स्टेशन का बच्चों को भ्रमण करवाया जाए या जो रोडवेज बस स्टैंड है उसका भ्रमण करवाया जाए या बैंक का या डाकघर का भ्रमण करवाया जाए, तो वहाँ पे जो योजनाएं चलती हैं या वो तंत्र कार्य कैसे कर रहा है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिनको दूर किया जा सकता है। तो बच्चे जब ये चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, तो उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी और उनके अंदर जो है कुछ नया करने की जो है सोच विकसित होगी। तो सार्वजनिक सेवा संस्थाएं जो समुदाय के आसपास की, उनको भी शैक्षिक संसाधन के रूप में करने का मतलब शिक्षण का उपयोग कर सकता है बच्चों को दिखा करके, ठीक है। तो सार्वजनिक सेवा संस्थानों के बाद है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र। अब कोई भी समुदाय है जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे कोई ना कोई उद्योग अवश्य पनप रहा होता है या पनप चुका होता है, जो वहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका का साधन बनता है, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे चलते हैं, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष का जो भौगोलिक वातावरण है और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से वहाँ पे उद्योग जो है वो चलाए जाते हैं। तो किसी भी समुदाय के आसपास का जो औद्योगिक केंद्र है, वहाँ पे जो उद्योग चल रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोगों का मुख्य जीविका का साधन भी होते हैं, उनको भी बच्चों को दिखा करके शैक्षिक संसाधन के रूप में उनको उपयोग शिक्षक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपने सूरजगढ़ के अंदर थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, बिजली बनाई जाती है कोयले से, तो ये क्या है, औद्योगिक केंद्र है। स्थानीय यहाँ के आसपास के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्थानीय औद्योगिक केंद्र हो गया। ऐसे कोई भी जो क्षेत्र अपने ले ले, वहाँ पे कोई ना कोई उद्योग या इकाई अवश्य लगी होती है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके जीविकोपार्जन का साधन बनता है। तो उस प्रकार के औद्योगिक केंद्र बच्चों को दिखाए जाएंगे, तो बच्चों में उद्योगों के प्रति रुचि बढ़ेगी, स्वरोजगार या समय का अपना जो है रोजगार उत्पन्न करने की उनमें रुचि आएगी, विकास होगा और उनमें भी अपना समय का उद्योग विकसित करने की क्षमता का विकास होगा। इसलिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक केंद्र हैं ये आवश्यक रूप से दिखाने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। ये तभी संभव होगा जब बच्चों को शिक्षण के साथ साथ विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र दिखाई जाएंगे। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है इसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। वर्तमान में जो है टेक्निकल शिक्षा का जमाना है, बच्चों को तकनीकी शिक्षा ज़्यादा दी जा रही है ताकि बच्चे अपना समय का रोजगार कर सकें, सरकारी नौकरियों के पीछे ना ज़्यादा दौड़ लगाएं।
तो तकनीकी शिक्षा इसीलिए प्रदान की जा रही है बच्चों को, बच्चे स्वयं का रोजगार कर सके। तो अब तकनीकी शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक केंद्रों का निरीक्षण या भ्रमण कराना भी जरूरी है। वो एक शैक्षिक संसाधन भी हो सकते हैं और बच्चों में समय का उद्योग उत्पन्न करने की या समय का उद्योग चलाने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। फिर इसके बाद में आता है सामाजिक संस्थाएं। तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं समाज में चल रही होती हैं जो बच्चों को उनके जीवन के अंदर कुछ नया करने की दिशा प्रदान करती है। ठीक है, अब सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी चलती है, जैसे अपने NGO करते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, गाँवों के अंदर शहरों के अंदर चलते हैं। ये ऐसा जो लोग हैं उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं चलती हैं, जैसे वृद्धाश्रम खुले हुए जगह जगह पे, जो वृद्ध होते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनको वहाँ पर रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। तो ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं समाज के अंदर जो लोगों को सहायता देती हैं और बच्चों को पढ़ने के अंदर भी सहायता दी जाती है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं बच्चों को पढ़ने में उनकी शिक्षा के अंदर उनकी सहायता भी करती है। तो ऐसी सामाजिक संस्थाओं के अंदर जब बच्चों को ले जाकर के वहाँ दिखाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, तो ये एक शैक्षिक संसाधन भी होगा और बच्चों के ज्ञान में वृद्धि भी होगी और बच्चों में समाज के अंदर सेवा की भावना का विकास भी होगा कि समाज की सेवा करनी चाहिए हमें। तो सामाजिक संस्थाएं जो भी समुदाय के आसपास के क्षेत्र में चल रही हैं, ठीक है, वो बच्चों को दिखानी चाहिए, एक प्रकार का शैक्षिक संसाधन हो सकते हैं। अब संग्रहालय जो है इसको अपने म्यूजियम भी करते हैं। तो संग्रहालय जो है ये अपने यूँ कह सकते हैं कि पुराने समय और वर्तमान समय के बीच की कड़ी इसको माना जा सकता है। मतलब प्राचीन समय के अंदर क्या क्या घटनाएं थी या कैसा समय था और वर्तमान में क्या है, दोनों के बीच को जोड़ने की कड़ी कह सकते हैं इसको, संग्रहालय को। संग्रहालय या म्यूजियम है ये समुदाय के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बने हुए होते हैं, क्योंकि समुदाय विशेष जो है उसकी जो इतिहास है उसको अपने कह सकते हैं, वो उसका इतिहास जो पुराना है उसको अब नए इतिहास से जोड़ने के बीच की कड़ी वहाँ का संग्रहालय हो सकती है। क्योंकि संग्रहालय म्यूजियम है उसके अंदर पुराने समय के जो भी मुख्य घटनाएं हैं या कोई युद्ध है या कोई अपने कह सकते हैं कि परंपरा है जो पुराने समय से चल रही थी, तो उनके जो चित्र हैं वो संग्रहालय के अंदर रखे होते हैं। बच्चे उनको जब देखते हैं, पुराने जो महापुरुष हैं उनके तस्वीरें भी वहाँ रखी होती हैं, ठीक है, और बच्चे जब उनको देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनके जीवन के अंदर जो है नया ज्ञान आता है और वो सामाजिक सेवा की भावना उनके अंदर विकसित होती है संग्रहालय को जब वो देखते हैं। तो स्थानीय समुदाय के अंदर संग्रहालय जो है वो भी एक शैक्षिक संसाधन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जो है ये विज्ञान के बच्चों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, अपने कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जीव जंतुओं का अध्ययन करवाया जाता है कक्षा कक्ष के अंदर। तो उनको हो सकता है कि उतना स्थायी ज्ञान ना मिल सके, लेकिन जब वास्तविक रूप में वो जीव दिखाए जाएंगे बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर ले जाकर के, चिड़ियाघर के अंदर जब जीव होंगे बच्चे उनको वास्तविक रूप में देखेंगे ना, तो उनको जो है उनसे संबंधित ज्ञान ज़्यादा स्थायी मिलेगा और उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी और प्रकृति के प्रति उनमें प्रेम की भावना या प्रकृति का संरक्षण करने की भावना का विकास भी होगा। तो चिड़ियाघर को दिखाने से बच्चों में प्रकृति का संरक्षण करने की भावना विकसित होगी कि जीव जंतु जो है दुर्लभ, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ जंतु ऐसे मिलेंगे जो दुर्लभ होंगे, उन जो पहले समय में थे लेकिन वर्तमान में विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जब ऐसे जीवों को बच्चे चिड़ियाघर में देखेंगे तो उनमें प्रकृति का संरक्षण करने की क्षमता भी विकसित होगी, मतलब उनमें रुचि बढ़ेगी। तो ये अपने पास थे, कोई भी स्थान विशेष में जो समुदाय है, जो लोग हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध शैक्षिक संसाधन जो है ना उनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब शिक्षक जो है वो किसी स्थान विशेष में समुदाय है, जो वहाँ पे जो समुदाय के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उनके लिए कौन कौन से शैक्षिक संसाधन है जिनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपने पढ़े ऐतिहासिक स्थान था, प्रशासकीय संस्थाएं थी, प्राकृतिक संसाधन थे, स्थानीय भौगोलिक वातावरण था, सार्वजनिक सेवा संस्थाएं थी, विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र थे, सामाजिक संस्थाएं थी, संग्रहालय था और चिड़ियाघर था। ये वो संसाधन है नौ आपको मैंने बताए जो किसी भी समुदाय के बच्चों को शिक्षक वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के अंदर उपलब्ध होते हैं साधन और दिखा करके शिक्षण में उनकी सहायता कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद अपने कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।